प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रतिजन के विनाश की क्रिया भी। इसके बाद अपन ने देखा क्या प्रतिरक्षी क्या होती और प्रतिरक्षी की संरचना देखी। अब हम देखेंगे प्रतिरक्षी के प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी के प्रकार। अब क्या है विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना कि भाई प्रतिरक्षी को हम संक्षिप्त में बताओ कैसे लिखते थे। तो अपन लिखते थे आईजी, अर्थात क्या बोलते हैं इसको इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन और संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं इसको आईजी। अब प्रतिरक्षी में अपन को पता है कि एक तो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक इसमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर ध्यान दो, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर प्रतिरक्षी कुल 5 प्रकार की होती है। तो पहला पॉइंट आपका बढ़ गया, कौन सी श्रृंखलाओं के आधार पे भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर प्रतिरक्षी कुल कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अर्थात पहली प्रतिरक्षी का नाम आपके हो गया आईजीजी। इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन जी। आईजी को तो क्या बोलोगे? इम्यूनोग्लोबिन बोलोगे। और यहाँ पे जो लेटर आएगा वो आपके इंग्लिश में कैपिटल लेटर आएगा, तो आईजीजी। दूसरी आपकी हो गई आईजीएम, तीसरी हो गई आपकी आईजीए, नंबर 4 के ऊपर आ गई आपकी आईजीई और 5 के नंबर ऊपर ने ले ली आईजीडी। तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर प्रतिरक्षी कुल 5 प्रकार की होती है, जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। और अगर आप उनको बोलोगे तो यूं बोलोगे इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन डी। अब अपन देखेंगे कि कौन सी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। तो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, आईजीजी प्रतिरक्षी के अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसका नाम होता है गामा। और गामा का जो साइन होता है वो होता है इस प्रकार से, और इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं गामा। आईजीएम के अंदर होती है म्यू, इसको बोलेंगे अपन म्यू का ही अपन ने साइन लगाया। आईजीए के अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वो होती है आपके अल्फा, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे अल्फा। आईजी के अंदर होती है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को अपन लिखेंगे इस प्रकार से एप्सिलॉन। और आईजीडी के अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है डेल्टा, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे डेल्टा। अर्थात सीधी सी बात हो गई कि प्रतिरक्षियों को भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर कुल कितने? तो कुल 5 प्रकारों में बांटा गया है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। आईजीजी के अंदर कौन सी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो आपको बताना है गामा, आईजीएम में म्यू, आईजीए के अंदर अल्फा, आईजी के अंदर एप्सिलॉन और आईजीडी के अंदर होती है डेल्टा। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में हर साल 1 नंबर का प्रश्न इस पॉइंट में से बनता है और हमेशा 99% एग्जाम में आता है। ऐसी कोई साल दी गई जहां से यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा गया हो। अब आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। अब आपके जो आईजीए एक ऐसी प्रतिरक्षी है जो द्विलक संरचना वाली है, द्विलक संरचना वाली है। द्विलक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डीमेरिक। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, द्विलक को अपन बोलेंगे डीमेरिक। अर्थात यहाँ तो केवल द्विलक है, पंचलक में ऐसे कितने होंगे? 5 होंगे। लेकिन
आईजीए एक कैसी संरचना वाली प्रतिरक्षी है, तो आपको बताना है द्विलक संरचना वाली, जबकि आईजीएन एक पंचलक संरचना वाली प्रतिरक्षी है। और पंचलक को अपन बोलेंगे पेंटामेरिक। और इन दोनों को छोड़ दो, एक तो आईजीए को छोड़ दो, एक आईजीएन को छोड़ दो, बाकी जो भी बची वो सब एक लक संरचना वाली प्रतिरक्षी होती है। और एक लक को अपन बोलते हैं मोनोमेरिक। तो अब अपन लिखेंगे बाकी सभी प्रतिरक्षी एक लक संरचना वाली है, और इसको अपने इंग्लिश में बोलेंगे मोनोमेरिक। तो अब आपसे सीधा प्रश्न पड़ता है कि द्विलक संरचना वाली प्रतिरक्षी का नाम देखो तो आईजीए, पंचलक संरचना वाली प्रतिरक्षी का नाम देखो तो आईजीए है। और इन दोनों को छोड़ो, बाकी सब प्रतिरक्षी आपके एक लक या मोनोमेरिक होती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आईजीजी प्रतिरक्षी की। तो आईजीजी प्रतिरक्षी के बारे में कि ये मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से किस कार्यों में कार्य करती है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आईजीजी शरीर की प्रमुख देह संवहनीय प्रतिरक्षी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर की कौन सी प्रतिरक्षी देह संवहनीय प्रतिरक्षी है, तो उसका नाम है आईजीजी। अर्थात देह संवहनीय का मतलब हो गया कि ये जो शरीर के जो तरल पदार्थ है, जैसे रक्त है, इसी प्रकार आपके लसिका है, तो इनके अंदर क्या होती है, ये उपस्थित होती है। तो शरीर की प्रमुख देह संवहनीय प्रतिरक्षी का नाम लिखो, तो आपको बताना है आईजीजी। नंबर 2, आंवड़ को पार करके, आंवड़ कह दो, अपरा कह दो, प्लेसेंटा कह दो, सब एक ही बात है। अच्छा, आंवड़ क्या होती है, तो आंवड़ से आप बताओगे कि शिशु जन्म से पहले 9 मास तक मां के गर्भ में रहता है, तो वो मां के रक्त से एक विशेष संरचना के द्वारा पोषण प्रदान करता है, जिसे आंवड़ अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के जन्म के साथ ही ये भी बाहर निकल जाती है, और इसको बीच में से काटकर शिशु को माता से पृथक कर दिया जाता है। तो आंवड़ को या अपरा को या प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाली प्रतिरक्षी का नाम भी क्या है, तो आप बताओगे आईजीजी। तो आंवड़ अपरा प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी, उसका नाम बताओ क्या है, तो आप बताओगे आईजीजी। तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला तो क्या हो गया कि आईजीजी शरीर की प्रमुख कौन सी प्रतिरक्षी होगी, तो शरीर की देह संवहनीय है। आंवड़ अपरा प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाली कौन सी होगी, आईजीजी। तीसरी बात आपको ये बताना है कि सीरम के अंदर सर्वाधिक सांद्रता में अगर कोई प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो उसका नाम भी है आईजीजी। तो थर्ड पॉइंट आपको बताना है, सीरम में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी बताओ कौन सी है, तो आईजीजी। अच्छा, आईजीजी से रिलेटेड तीन बातें हो गई। शरीर की प्रमुख देह की संवहनीय प्रतिरक्षी कौन सी है, तो आईजीजी है। आंवड़ को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी आईजीजी। सीरम में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली आईजीजी। अब आईजीएम क्या है, जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में अनुक्रिया करते हैं, तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से जो सबसे पहले जिस प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसका नाम है आईजीएम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रतिरक्षी बताओ कौन सी होगी, तो आपको बताना है आईजीएम। अच्छा, प्रथम तो आईजीएम होगी, लेकिन दूसरी जो होगी वो होगी आईजीजी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रतिरक्षी कौन सी है, तो आपको बताना है आईजीएम। दूसरी कौन सी है, तो आपको बताना है आईजीजी। थर्ड,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर यहाँ से प्रश्न भी बढ़ चुका है। माँ के दूध में पाई जाने वाली, माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी बताओ कौन सी है? तो आपको बताना है IgA। अच्छा बताओ, जब ये माँ के दूध में पाई जाती है तो नवजात शिशु के लिए इंपॉर्टेंट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि नवजात शिशु बताओ किसका दूध पीती है? माँ का। और माँ के दूध से उनके शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी जाएगी? तो IgA जाएगी। तो उनसे बताओ उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्या आएगी? क्षमता आएगी। इसका मतलब ये नवजात शिशुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पॉइंट को आप ध्यान रखना। ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कि नवजात शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कौन सी है? तो IgA। अगर यूं पूछ ले कि माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सी है, तो आपको बताना IgA। अब आ जाओ IgE। इसमें से भी बोर्ड के अंदर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है बेसोफिल व मास्ट कोशिका। आपने पढ़ा होगा WBC के प्रकार हैं बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो बेसोफिल व मास्ट कोशिका पर क्रिया करने वाली, प्राथमिक रूप से क्रिया करने वाली प्रतिरक्षी जो है वो आपकी बताओ कौन सी है? तो आप बताओगे IgE। तो बेसोफिल व मास्ट कोशिका पर प्राथमिक रूप से क्रिया करने वाली कौन सी हो गई? IgE हो गई। दूसरा प्रत्युर्जरता एवं एलर्जी की क्रियाओं में हिस्सा लेने वाली प्रतिरक्षी की बताओ कौन सी है? तो आप बताओगे IgE। और IgD का ऐसा कोई विशेष उपयोग आपके नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। जो मैंने बातें लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट किया था, बताओ प्रतिरक्षी के प्रकार। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है? तो आप बताओगे 5 प्रकार की। क्या क्या नाम है? IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। अब IgG में कौन सी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो ये होती है गामा। IgM में कौन सी होती है? म्यू। IgA में अल्फा, IgE के अंदर एप्सिलॉन और IgD के अंदर होती है कौन सी? डेल्टा। अब जो मैंने आपको बताया कि बताओ द्विलक संरचना वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो द्विलक संरचना वाली प्रतिरक्षी जो आपकी होती है वो IgA है। बताओ पंचलक संरचना वाली कौन सी है? तो पंचलक संरचना वाली होती है कौन सी? IgM। इसी प्रकार से इन दोनों को छोड़ दो, IgA द्विलक हो गई और IgM आपके पंचलक हो गई। बाकी जो ये तीनों बची IgG, IgE और IgD, ये सब एक लक या मोनोमेरिक होती है। अब आगे बताओ IgG के क्या क्या कार्य है? ये शरीर की प्रमुख देह संबंधी प्रतिरक्षी है। दूसरा नंबर, आंवल को पार करके भ्रूण तक जाने वाली कौन सी है? IgG है। तीसरा, सीरम में सर्वाधिक सांद्रता में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? तो आप बताओगे IgG है। नेक्स्ट, प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अभिक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रतिरक्षी कौन सी होगी? तो प्रथम कौन सी होगी बताओ? IgG है। लेकिन प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से उत्पादित द्वितीय प्रतिरक्षी कौन सी होगी? तो द्वितीय प्रतिरक्षी का जो नाम होगा वो होगा IgG। थर्ड, मां के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी, बोर्ड के अंदर प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है IgA। नेक्स्ट बताओ नवजात शिशुओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण कौन सी है? तो IgA। अरे जब मां के दूध में पाई जाती है तो नवजात शिशु के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी। बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो IgE। और प्रत्युर्जन और एलर्जी की क्रियाओं में हिस्सा लेने वाली कौन सी है? तो IgA। अब आपको इनको ऐसे नहीं लिखना है कि भाई IgG लिखिए तो ये छोटा G लगा दिए, ये गलत हो जाएगा। अरे इम्यूनोग्लोबिन IG तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, बाकी जो भी लेटर आएगा वो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर आएगा। तो मेरे को लिखना है IgG, तो मैं लिखूंगा IG इम्यूनोग्लोबिन और G कौन सा? कैपिटल। IgA लिखना है तो IgA। तो यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ जाके प्यारे विद्यार्थियों आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपन ने प्रतिरक्षा
बारे में जानकारी ले ली है। अब आगे अपन पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में या ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो अपन पढ़ेंगे रक्त क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रक्त समूह, रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया, रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं। उसके बाद अपन एक रोग देखेंगे गर्भ रक्ताणुकोरता, या इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटोलिस। इसके बाद अपन रक्ताधान की प्रक्रिया देखेंगे, इसके अंदर समजात समजीवी आदान देखेंगे, और अंत में अपन देखेंगे कि लास्ट में अपन पढ़ेंगे क्या कि यदि किसी को व्यक्ति को यदि मान लो असंगत रुधिर चढ़ा दे तो उसके क्या परिणाम होंगे। इसके बाद अपन अंगदान और देहदान क्या है उसके महत्व, और इस तरीके से अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन ने देखे हैं प्रतिरक्षी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ जाके आपके आधा चैप्टर खत्म हो गया है। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट रक्त और रक्त समूह के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखो।